नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। क्या देवभूमि उत्तराखंड अब श्रद्धा की नहीं, नफरत की प्रयोगशाला बन चुकी है? जहां कभी अतिथि देवो भव सिखाया जाता था, आज वहीं कश्मीरी शॉल बेचने वालों को आतंकी कहकर सड़क पर लहूलुहान किया जा रहा है। देहरादून में कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें 2 युवकों को गंभीर चोटें आई और मारपीट के दौरान धार्मिक और जातिगत टिप्पणियां की गई हैं। देहरादून के विकास नगर से आई ये खबर सिर्फ 2 कश्मीरी शॉल बेचने वालों की पिटाई की कहानी नहीं है, ये उस जहर की कहानी है जो धीरे धीरे समाज की नसों में भर रहा है। सोचिए, कश्मीर से रोजी रोटी कमाने आए 2 युवक हर साल सर्दियों में उत्तराखंड की गलियों में शॉल बेचते हैं, एक जनरल स्टोर से सामान लेने जाते हैं और अचानक उनकी पहचान ग्राहक से बदलकर संदिग्ध बना दी जाती है। उन पर धर्म और जाति को लेकर ताने कसे जाते हैं, पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया जाता है और जब वो इस चीज का विरोध करते हैं तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या अब आतंकवाद का ठप्पा किसी भी कश्मीरी या मुसलमान के माथे पर चिपकाना आसान हो गया है? ये घटना गुस्सा इसलिए दिलाने वाली है क्योंकि ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी मानसिकता की उपज है। पीड़ित युवक ना तो राजनीति करने आए थे, ना कोई नारा लगा रहे थे, वो सिर्फ मेहनत कर रहे थे। लेकिन भीड़ या दुकानदार को सिर्फ इतना ही काफी था कि वो लोग कश्मीरी हैं और ऊपर से मुसलमान हैं। बस यहीं से इंसानियत खत्म हो गई और धार्मिक नफरत बढ़ती चली गई। यही वजह है कि दोनों को बेरहमी से पीटा गया और इतना पीटा गया कि उनके हाथ पैर में जमकर चोटें आई हैं और साथ ही में हालात ऐसे हो गए कि उन लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इसके बाद जब मुस्लिम समाज के लोग चौकी पहुंचे और मुस्लिम उत्पीड़न बंद करो के नारे लगने लगे तो सिर्फ आक्रोश ही वहां पर नहीं दिख रहा था, बल्कि ये दिखाई दे रहा था कि वो लोग किस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज कितना ज्यादा असुरक्षित हो गया है, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। अब पुलिस कह रही है कि आरोपी हिरासत में है, जांच चल रही है। माने ये तो वही रटी रटाई लाइन हो गई जो हर ऐसी घटना के बाद सुनने को मिलती है। लेकिन असली सवाल यहाँ पर इससे आगे है कि क्या ये पहली और आखिरी घटना है? घायल युवकों के रिश्तेदार अब्दुल राशिद महीन ने बताया कि कश्मीरी व्यापारी हर साल नवंबर से मार्च तक उत्तराखंड में कपड़े बेचने आते हैं। वो कई सालों से ये व्यवसाय कर रहे हैं और ये घटना इस साल पहली बार घटी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि युवकों को केवल उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया है, यानी माहौल बदला है। ये बदलाव अपने आप नहीं आया, इसे बनाया गया है नफरत भरे भाषणों से, सोशल मीडिया की अफवाहों से और उस राजनीति से जो हर समस्या का जवाब किसी एक समुदाय को दोषी ठहराकर देना चाहती है। ध्यान दीजिए, हमला सिर्फ 2 लोगों पर नहीं हुआ है, हमला एक मैसेज था कि अगर तुम अलग हो तो तुम सुरक्षित नहीं हो। और यही सबसे खतरनाक बात है और भारत जैसे देश के लिए शर्म करने वाली बात है, जहां पर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग रहते हैं। आज शॉल विक्रेता है, कल कोई और होगा। पुलिस की कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये सवाल उठाना कि आखिर लोगों की हिम्मत कहां से होती है कि वो सरेआम किसी को भी संदिग्ध बताकर पीटने मारने लगते हैं। और जब तक ऐसे नफरतियों को खुली छूट मिलती रहेगी तब तक ऐसे हमले नहीं रुकने वाले। विकास नगर की घटना हमें आईना दिखाती है, या तो हम ये तय करें कि धर्म और पहचान के नाम पर हिंसा को नॉर्मलाइज कर दिया जाए या इन तमाम चीजों को नॉर्मल मान लिया जाए, या फिर साफ कहा जाए कि रोजी रोटी कमाने आए किसी इंसान पर हाथ उठाना अपराध ही नहीं, इंसानियत के खिलाफ भी है। और अगर आज भी ये सब तमाशा देखकर लोग चुप रहे, अपनी आवाज नहीं उठाई, तो आप ये सोच लीजिए कि आज इन लोगों का नंबर है तो कल आप में से किसी और का नंबर हो सकता है, जिसे किसी भी आधार पर निशाना बनाया जा सकता है। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर आप आज चुप रहे तो कल ये गुस्सा और ज्यादा बेकाबू होगा और तब सिर्फ कश्मीरी नहीं, पूरा समाज इसकी कीमत चुकाएगा। उत्तराखंड में जिहाद के नाम पर नफरत की एक नई डिक्शनरी तो लिखी ही जा रही है। वहां पर जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के पुराने बयान उठाकर देखेंगे तो उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकल कर आ जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हर समस्या को सांप्रदायिक चश्मे से देखने की, जैसे मान लीजिए आप कसम खा रखी है। पेपर लीक होता है तो वहां पर
पुष्कर सिंह धामी उसको नकल जिहाद बताने लगते हैं, नकल जिहाद उसमें ढूंढने लगते हैं। अतिक्रमण कहीं पर होता है तो उसे लैंड जिहाद बता दिया जाता है, शादी विवाह में लव जिहाद बता दिया जाता है, यहां तक कि रोटी और आबादी जैसे मुद्दों को भी थूक और जनसंख्या जिहाद का टैग देकर समाज में जहर घोला जा रहा था। ये वही उत्तराखंड है जहां पिछले कुछ समय से एंजल चकमा से लेकर हम देखते हैं अंकिता भंडारी जैसे बड़े बड़े केस हो गए हैं, और बार बार उत्तराखंड की सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, क्या वो अपने यहाँ पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, क्या वो अपने यहाँ पर लड़कियों को और बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। ये तमाम सवाल पुष्कर सिंह धामी की सरकार में लगातार उठ रहे हैं। और ये सब जो चीजें और ये ऐसी खबरें जो हम देखते हैं ना, इसी नफरती माहौल का नतीजा है कि विकास नगर में सामान खरीदने गए कश्मीरी व्यापारियों को सरेआम आतंकी कहकर लहूलुहान कर दिया गया। जब सत्ता का शीर्ष नेतृत्व हर बात पर दूसरा समुदाय और जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो भीड़ को हिंसा का लाइसेंस मिल जाता है। विकास नगर में एक नाबालिग का हाथ टूटना और दानिश का सिर फटना महज एक दुकानदार का गुस्सा नहीं है, बल्कि उस नफरती सोच की जीत है जिसे शासन की भाषा में खाद पानी दिया गया है। त्रिपुरा के छात्र की हत्या के बाद अब कश्मीरियों पर यह हमला साबित करता है कि देवभूमि में संविधान का नहीं बल्कि जिहाद के नाम पर डराने वाले भीड़तंत्र का राज हो गया है। आजकल कश्मीरी व्यापारियों और फेरी वालों के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि नफरत का एक नया पैटर्न है। और पिछले कुछ महीनों की अगर आप घटनाओं को देखेंगे ना तो आपको ये तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। देखिए कि किस तरीके से यूपी में, उत्तराखंड में, हरियाणा में कई जगहों पर कश्मीरी लोगों को टारगेट किया गया। यूपी और उत्तराखंड में हाल ही में सरकारों ने दुकानों पर नाम लिखने का जो मुद्दा उठाया था उसे भी नहीं भूलना चाहिए। उसका सबसे बुरा असर कश्मीरी फेरी वालों पर पड़ा, मुस्लिम लोगों पर पड़ा, और अब भीड़ उनसे सामान खरीदने से पहले उनका आधार कार्ड मांगती है। मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे इलाकों में कई फेरी वालों को सिर्फ इसलिए इंसल्ट किया जाता है, उन्हें वापस भेज दिया जाता है क्योंकि उनके नाम से उनकी धार्मिक पहचान जाहिर हो रही थी और उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। आपको याद होगा दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में एक खतरनाक अफवाह फैलाई गई कि कश्मीरी व्यापारी जासूसी करने या रैकी करने आते हैं। कांगड़ा में भीड़ ने इन गरीबों के बैग तलाशे। ऊना में दक्षिणपंथी संगठनों ने बाहरी हटाओ के नारे लगाकर उन्हें बाजार से खदेड़ तक डाला था। प्रशासन के दखल के बावजूद डर इतना फैल गया कि कश्मीरी दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद कर रातों रात भागना पड़ा। अभी पिछले साल की एक घटना देखें, जब कश्मीर के डोडा इलाके में आतंकी घटनाएं हुई तो उसका गुस्सा वहां के निर्दोष व्यापारियों पर निकाला गया। सुरक्षा बलों की सख्ती और स्थानीय लोगों के बीच उपजे तनाव के कारण उन कश्मीरी व्यापारियों को निशाना बनाया गया जिनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। और ये सारी घटनाएं एक बात ये साफ करती हैं कि हमला करने के लिए किसी बड़े बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब बाहरी और संदिग्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कश्मीरी व्यापारियों को डराया जा रहा है। पहले ये लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन अब ये आम कश्मीरी की रोजी रोटी के खिलाफ मुड़ गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार आप वो भी सुन लीजिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लोगों को उनके धर्म के नाम पर, उनकी पहचान के नाम पर, उनकी भाषा के नाम पर, उनके क्षेत्र के नाम पर टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, यहां तक कि जान से भी मार दिया जाता है। उत्तराखंड में कश्मीरी युवकों को इतना मारा कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उड़ीसा में बांग्लाभाषी मजदूर को बांग्लादेशी कह करके मार दिया गया। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक रूप से कितने घिघोने स्तर पर उतर आई है। जहां जहां इसका शासन है वहां वहां सांप्रदायिकता इतना सर क्यों उठाती है, वहां वहां हिंदू मुसलमान क्यों होता है, वहां वहां बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी क्यों कहा जाता है, वहां वहां कश्मीरियों से उनकी नागरिकता क्यों पूछी जाती है, उनको क्यों भारतीय कहने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आती है, क्यों कश्मीरी युवकों को टारगेट किया जाता है। ये सारे के सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक चीज में है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर विवाद पैदा करके जहर की फसल और सांप्रदायिकता की खेती बोना चाहती है, जिसको कि वो वोटों की फसल के रूप में उगा सके। देखिए, शॉल और मेवे बेचने वाले जो कश्मीरी लोग हैं वो सदियों से देश के हर कोने में जाते हैं, लेकिन अब उन्हें हर कदम पर अपनी देशभक्ति और पहचान का सबूत देना पड़ रहा है।
तो अब आप अपने आप में सोच सकते हैं कि किस तरीके का माहौल जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए पैदा किया जा रहा है, किस तरीके के डर और भय का माहौल जो है वो इन लोगों के लिए पैदा किया जा रहा है। अभी आप हाल फिलहाल की घटना देखिए, एक ट्रेन के अंदर सफर कर रही मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी की गई। आरोप लगा कि कुछ लोगों ने महिला पर वंदे मातरम कहने का दबाव बनाया। जब उसने इनकार किया तो उससे कहा गया कि अगर वो नारा नहीं लगाएगी तो उसे भारत छोड़ देना चाहिए। महिला ने इस बयान का विरोध किया और कहा कि देशभक्ति किसी पर जबरन नहीं थोपी जा सकती। और सबसे बड़ी बात, ये भीड़, ये लोग होते कौन हैं किसी की देशभक्ति का प्रमाण मांगने वाले? ये अपने आप में आज के भारत में सबसे बड़ा सवाल उठता है। आप खुद देखिए उस समय की एक तस्वीर कि किस तरीके से लोग उस पर दबाव बना रहे थे उस महिला पर। सर को वीडियो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। बोलिए आपको किसने आके फोर्स किया? आपको किसने फोर्स किया? क्या कर रहे हैं आप लोग? इस मीटिंग का इस मीटिंग में रहना पड़ेगा। आपके पास पर्सनली आया आपको बोलने के लिए? पर्सनली आया, बोला भी होगा तो आपको पर्सनली नहीं बोला है। पर्सनल मन बदल सका तुला। ओके, भारत स्वातंत्र्यामध्ये होता ज्यावेळेस भारतावर इंग्रजांचं राज्य होतं, त्यावेळेस भारताला सर्वांना एकत्र करण्यासाठी आणि भारताला पारतंत्र्यातून काढण्यासाठी वंदे मातरम गीताच्या खाली सर्व एकत्र आले होते आणि तेव्हा आपल्याला आज भारताला स्वातंत्र्य मिळलंय। आज जर महिला ट्रेन मध्ये प्रवास करत असतील, आज जर आपण इथं व्हिडिओ काढतोय, आज जर आपण इथं मोबाईल वापरतोय, कशामुळे वापरतोय तर आपल्या पूर्वजांनी सुनलो पहिले ऐकून घ्या तर त्यावेळेस वंदे मातरम गीत त्याच्यासाठी होतं, तर भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी होतं। आणि आज आपण वंदे मातरम मोठं प्रमाणात करतोय। त्या ठिकाणी एखादी महिला जे वंदे मातरमचा विरोध करते, जो वंदे मातरमला असं पात्र घटना कोणती ह्याचा अर्थ असा आहे की त्या महिलेच्या मनामध्ये कितीपट नफरत भरली आहे देशाप्रती। त्या महिलेला देशाप्रतीची नफरत पुढे दिसते। त्याच्या विरुद्ध कारवाई करायचं काम कोण केलं पाहिजे? कौन? तो बहरहाल जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।